नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बढ़िया और स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में हम आपको जियोग्राफी का चौथा पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपको जियोग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट देंगे, जो कि आपके आने वाले यूपीपीसीएस, यूपीआरओ और अन्य यूपी से आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट पॉइंट स्किप ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इरेस्टोस्थनीज ने। तो इरेस्टोस्थनीज ने जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भूगोल का जनक कौन है? तो भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा गया है। तो हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा गया है। उसके बाद देख लेते हैं आधुनिक भूगोल का जनक। तो आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा गया है। कॉसमॉस समताप रेखा की भी इन्होंने खोज की थी, याद रखिएगा। तो आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह भूगोल से संबंधित हमेशा आपके एक या दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जियोग्राफी जो कि इंग्लिश शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग इरेस्टोस्थनीज। उसके बाद भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग या भूगोल के जनक तो हिकेटियस। तो हिकेटियस भूगोल के जनक थे। उसके बाद आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। उसके बाद जियोग्राफी को जो मानने वाले गुट थे वो उनको दो भागों में ये बटे हुए थे। एक तो जियोग्राफी को संभावनावाद में मानते थे, जिसमें कि मनुष्य को केंद्र में रखा जाता था, और दूसरे जो गुट थे वो निश्चयवाद मानते थे, जिसमें कि नेचर को केंद्र में रखा जाता था। तो जो संभावनावाद को मानते थे उसमें थे विडाल डी ला ब्लास और लूसियन फेब्रे। तो विडाल डी ला ब्लास और लूसियन फेब्रे नामक जो जियोग्राफी के जानकार थे वो संभावनावाद पे विश्वास करते थे, और उसमें वह मनुष्य के केंद्र में रखते थे। और इन्होंने ही एक थ्योरी दिया था, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। तो प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी की थ्योरी इन्होंने ही दिया था। ये थे विडाल डी ला ब्लास। उसके बाद निश्चयवाद, जिसके की सेंटर में नेचर को रखा गया था, यानी कि प्रकृति को। तो इसकी थ्योरी किसने दिया था? तो फ्रेडरिक रेटजेल। तो फ्रेडरिक रेटजेल ने इसकी थ्योरी दिया था। और इन्होंने क्या थ्योरी दिया था? एंथ्रोपोजियोग्राफी। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी इन्होंने इस थ्योरी में इसके बारे में बात की थी। उसके बाद नवनियतवाद। वर्तमान में क्या है? नवनियतवाद, यानी कि पहले क्या था? ह्यूमनवाद, जिसे कि संभावनावाद कहा जाता है। उसके बाद निश्चयवाद, अब वर्तमान में नवनियतवाद आ गया है, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम ग्रिफिथ टेलर। तो ग्रिफिथ टेलर ने सर्वप्रथम किया था, यानी कि इसे आप रख सकते हो जी और टेलर। जी टेलर ने सर्वप्रथम इसका उपयोग किया था। उसके बाद द जियोग्राफी पुस्तक, ये टालेमी की पुस्तक है। द जियोग्राफी टालेमी की पुस्तक है। पृथ्वी इसके केंद्र में है। तो पृथ्वी जो है इसके केंद्र में है। और विश्व मानचित्र पर भारत। तो विश्व मानचित्र पर जो भारत है वो किसकी देन है? तो टालेमी की ही देन है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है यह द जियोग्राफी पुस्तक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हमेशा पूछी हुई कुछ बुक है। उसके बाद जियोग्राफिका। तो जियोग्राफिका शब्द का इस्तेमाल स्ट्रैबो ने किया था। तो जियोग्राफिका शब्द का इस्तेमाल स्ट्रैबो ने किया था। उसके बाद नेचुरल हिस्ट्री नामक बुक प्लिनी द एल्डर ने किया था। तो नेचुरल हिस्ट्री नामक बुक प्लिनी द एल्डर ने किया था। उसके बाद समताप रेखा का जन्मदाता। तो समताप रेखा का जन्मदाता कौन था? तो हम्बोल्ट जी थे। तो समताप रेखा के जन्मदाता कौन थे? हम्बोल्ट थे। उसके बाद सौर मंडल की संकल्पना किसने किया था? तो कोपरनिकस नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सौर मंडल की संकल्पना सर्वप्रथम किया था, जिसमें इन्होंने माना था कि सूर्य केंद्र में है, यानी कि सूर्य बीच में है, उसके सभी चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं और सूर्य बीच में स्थित है। उसके बाद देख लेते हैं ग्रही गतियों की नियम किन्होंने दिया था? तो कैपलर नामक साइंटिस्ट ने
ग्रही गतियों का नियम दिया था, जिसमें कि 3 नियम इन्होंने दिए थे, ग्रही गतियों के नियम। उसके बाद ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यह किसने माना है? तो एडविन हब्बल ने। तो एडविन हब्बल ने माना है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यानी कि यह अभी भी फैल रहा है, ब्रह्मांड अभी भी हमारा विस्तार हो रहा है या फैल रहा है। उसके बाद हम तारे की अवस्था को देख लेते हैं। तो तारे की अवस्था सर्वप्रथम होती है नीला एवं सफ़ेद तारा, जिसे कि युवा तारा कहते हैं, आद्य तारा, नया तारा युवा नीला एवं सफ़ेद होता है। फिर नारंगी और लाल है। तो नारंगी प्रौढ़ मतलब यंग, काफ़ी ज़्यादा यंग, प्रौढ़, नारंगी कलर का। उसके बाद लाल कलर हो जाता है तारे का, जो कि वृद्ध हो जाता है, जैसे कि हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में 20 से 25 साल तक युवा, उसके बाद 25 से 50 साल तक प्रौढ़ावस्था, उसके बाद अंतिम जो अवस्था होती है 50 से 70 80 वो वृद्धावस्था होती है। तो उसमें तारे का रंग लाल कलर का हो जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं चंद्रशेखर सीमा। तो चंद्रशेखर सीमा 1.44 सौर द्रव्यमान की है। तो चंद्रशेखर सीमा की टोटल कितना सौर द्रव्यमान है? तो 1.44। उसके बाद हम देख लेते हैं यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम हो अथवा बराबर होता है तो वह पहले श्वेत वामन बाद में काला वामन, तो उसे श्वेत वामन पहले और काला वामन बाद में कहते हैं। तो याद रखिएगा, किसी भी तारे का द्रव्यमान यदि सूर्य के द्रव्यमान से कम अथवा बराबर, यानी कि सूर्य का जो द्रव्यमान है वह 1.44 सौर द्रव्यमान है, तो यदि किसी तारे का द्रव्यमान इससे कम होता है तो उसे श्वेत द्रव्यमान और बाद में काला वाले द्रव्यमान को ब्लैक ड्वार्फ कहते हैं। उसके बाद 1.44 द्रव्यमान से अधिक होने पर सुपरनोवा विस्फोट की अवस्था में आ जाता है। इसमें एक भयंकर विस्फोट होता है, जिसमें कि कभी बहुत सारे तारे विखंडित होते हैं और न्यूट्रॉन तारे के रूप में यह परिवर्तित होते हैं, जिसे ब्लैक होल के भी नाम से संज्ञा देते हैं कि कुछ समय बाद यह विस्फोट हो जाता है इसमें। उसके बाद सूर्य देख लेते हैं। सूर्य का व्यास है 13.9 लाख किलोमीटर। तो सूर्य का व्यास क्या है? यह व्यास है, अभी इसकी त्रिज्या इसकी आधी होगी, तो व्यास है 13.9 लाख किलोमीटर। उसके बाद आयु इसकी कितनी है पृथ्वी की? तो 4.7 अरब वर्ष इसकी आयु है। और इसके जो सभी ग्रह हैं उनका क्रम क्या है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इनमें 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा गया है, क्योंकि यह ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच जो क्षुद्रक वाली पट्टिका है उससे अलग हैं। एक बाहर है एक सेट, और अंतिम में 4 सेट अंत में है। तो बाहर है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बाहर ग्रहों के नाम हैं। उसके बाद देख लेते हैं शुक्र अणु पूरब से पश्चिम की ओर उगता है। तो शुक्र और अरुण पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं घूमते, जबकि यह पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। तो शुक्र और अरुण पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। उसके बाद देख लेते हैं घूर्णन एवं दैनिक गति के नियम। तो दिन और रात कोपालियस, तो कोरियालिस है। तो दैनिक एवं घूर्णन गति के प्रभाव क्या होते हैं? एक तो दिन रात होती है पृथ्वी में, दूसरा कोरियालिस बल हवा एवं धारा के बीच अनुकूलता बनाए रखता है। उसके बाद हम देख लेते हैं जार भाटा, परिक्रमण गति के प्रभाव क्या होते हैं? परिक्रमण गति के प्रभाव दिन व रात का छोटा बड़ा होना, परिक्रमण गति के प्रभाव दिन या रात का छोटा होना। उसके बाद ऋतु परिवर्तन होना, सूर्य की किरणों का तिरछा व नुकसान सीधा चमकना। तो सूर्य की किरणों का तिरछा व सीधा चमकना, नुकसान नहीं सीधा चमकना। उसके बाद उपसौर की घटना होती है 13 जनवरी को, और अपसौर की घटना होती है 4 जुलाई को। 2 ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं। उपसौर वह घटना कहते हैं जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है। उसके बाद अपसौर उस घटना को कहते हैं जब पृथ्वी सूर्य के सबसे क्लोज होती है। उसके बाद देख लेते हैं, यह है सूर्य।
इसके बाद 21 मार्च उपसौर, और फिर विषुवत रेखा, यानी कि यहीं से विषुवत रेखा भी गुजरती है 23 सितंबर से, और 21 जून उत्तर ऐरांत जिसे कहते हैं 21 जून। तो याद रखिएगा उपसौर की घटना 3 जनवरी को होती है और अपसौर की घटना 21 जून को होती है। उसके बाद देख लेते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, जब सूर्य ग्रहण होता है। उसके बाद देख लेते हैं चंद्र ग्रहण, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा। उसके बाद सुपर मून, चंद्रमा बड़ा व्यास और पृथ्वी। उसके बाद ब्लू मून, या एक माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को। तो ब्लू मून कब कहते हैं? यदि एक ही महीने में 2 पूर्णिमाएं हों और एक पूर्णिमा नॉर्मल हो और दूसरी पूर्णिमा सबसे बड़ी या विशाल में हो, तो उसे ब्लू मून कहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति। तो पृथ्वी की उत्पत्ति अद्वैतवादी सकारात्मकता की संकल्पना का परिणाम थी। तो पृथ्वी की उत्पत्ति अद्वैतवादी संकल्पना थी। इसमें अद्वैतवादियों ने अपनी संकल्पना दी है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे होगी। तो इन्होंने दिया है कि वायव्य राशि की संकल्पना कांट ने 1755 में दिया है। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना 1796, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। उसके बाद द्वैतवादी सिद्धांत, ब्लू चैम्बरलिन और मोल्टन की अणुवीय ग्रहाणु परिकल्पना। तो चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना 1905 में ही हो गई थी। उसके बाद देख लेते हैं जेम्स जीन्स व रेफरी की ज्वारीय शक्ति। उसके बाद देख लेते हैं ऑटो शिम्ड की अंत अर्क धूल परिकल्पना।